सो नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड एंड पॉलिसी मेजर्स टू करेक्ट देम। नाउ ये चैप्टर के अंदर बेसिकली ग्राफ ज़्यादा है, राइट? तो आपको ग्राफ को समझना पड़ेगा और प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्यों आता है उसके रीजंस हम समझेंगे आज, राइट? सो यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर एक्सेस डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, और ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड से ही इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी जो गैप आता है उसको भी समझना पड़ेगा। देन विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड और उसके पॉलिसी मेजर्स उसको कैसे करेक्ट किया जाए, राइट? हम सब कुछ समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम समझते हैं व्हाट यू मीन बाय एक्सेस डिमांड। अभी तक आपने लास्ट चैप्टर में ये समझ लिया कि इक्विलिब्रियम कैसे आता है। हमको ये पता है कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम आता है। सो ये एक्सेस डिमांड कब होता है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. So when in an economy, aggregate demand is for the level of output that is more than full employment level of output. हमको ये पता है कि full employment level of output का मतलब क्या? When in the economy there is no involuntarily unemployed. तो वैसी चीज को हम बोलते हैं full employment level, right? जहाँ पे कोई involuntary unemployment नहीं होता है। एंड आपने पढ़ा भी था कि केन्स बोलते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी एक फिनोमिनन है जो आ सकता है, राइट? यानी कहने का मतलब इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही इक्विलिब्रियम आए। सो एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ज्यादा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो डिमांड होनी चाहिए उससे भी अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो वो फिनोमिनन को हम एक्सेस डिमांड बोलेंगे। Alternatively, when aggregate demand exceeds aggregate supply at full employment level, यानी AD is equal to AS जब होता है तो इक्विलिब्रियम तो होता ही है, वो हमको पता ही है। पर अगर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, और वो भी कौन से लेवल पे? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, राइट? सो AD इज मोर देन AS, मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, AD इज मोर देन AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो वैसे डिमांड को हम एक्सेस डिमांड बोलेंगे। नाउ दिस एक्सेस डिमांड विल गिव द गैप, राइट? और वही गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप क्यों? क्योंकि यही गैप की वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई आ सकती है, राइट? कंज्यूमर को बोझा पड़ सकता है। द गैप इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी बिकॉज इट कॉजेज द इन्फ्लेशन, दैट इज कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस इन एन इकोनॉमी, राइट? लोगों की इनकम कम रहती है और प्राइस बढ़ जाती है, राइट? इसीलिए जो बीच का जो गैप रहता है, जो गैप आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन। क्लियर है ये? इसकी मीनिंग समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके। नाउ इन्फ्लेशनरी गैप एंड इट्स मेजरमेंट। अभी ये इन्फ्लेशनरी गैप आता कैसे है और उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है, राइट? हाउ डू इन्फ्लेशनरी गैप कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हाउ वी कैन मेजर इट? सो इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड सिचुएशन इज मेजर इन द फिगर। तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम रखी है और वाई एक्सिस पे आप एग्रीगेट डिमांड मान लो। और वही हमको पता है कि एग्रीगेट डिमांड एडी किसकी बनती है? सी प्लस आई, यानी उसमें कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों आ गए, राइट? सो एग्रीगेट डिमांड ऑन वाई एंड एक्स एक्सिस पे आउटपुट और इनकम। नाउ लेट्स ड्रॉ वन ग्राफ दैट इज अ 45 डिग्री ग्राफ, राइट? दैट इज हम उसको ओ वाई लेवल से बोल सकते हैं या फिर वाई लेवल अभी आया नहीं है, पर इट इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। द एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ उसका मतलब ये होता है कि जितना भी हम आउटपुट है, इनकम कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं इकोनॉमी में, उतनी ही डिमांड है, राइट? और हमको पता है दिस इज द गाइडलाइन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गाइडलाइन, क्योंकि वो पैरिटी पे होता है ऑलवेज, राइट? इट इज ऑलवेज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। Now I have drawn one graph that is called AD graph, right? Aggregate demand graph। और हमको पता है aggregate demand graph क्या होता है? C plus I, consumption plus investment। Now this is a full employment level आपको मिल सकता है अगर आप AD graph यहाँ पे draw करो, right? At a point of intersection। But यहाँ पे एक दूसरा भी एक graph draw कर रहा हूँ, right? That is what I call this AD1 graph। Now AD1 graph है क्या? वो कुछ नहीं है पर C plus I plus change in I है।
ना उसका मतलब क्या? तो उसका मतलब ये है कि हमारी एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी कुछ थी पहले सी प्लस आई की तौर पे, और अभी एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है। दैट मीन्स कितनी बड़ी है? जितना कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने से ऐसे समझ लो कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है। द गैप आपको जो दिख रहा है एडी और एडी 1 के बीच में, वो और कुछ नहीं है पर वो इन्वेस्टमेंट का ही गैप है, राइट? चेंज इन इन्वेस्टमेंट का ही गैप है। So we know that now C plus I, that is AD and AD1, are two parallel aggregate demand curves, differing only by the amount of additional investment expenditure. वो सिर्फ additional investment expenditure से differ हो रहे हैं, right? दोनों ग्राफ। मैंने एक और ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है, राइट? जो आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखा रहा है, राइट? जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। द इकोनॉमी विल बी इन अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एफ। वो कौन से लेवल पे है? पॉइंट एफ लेवल पे, राइट? जहाँ पे C प्लस आई यानी एग्रीगेट डिमांड कर्व कट कर रहा है, राइट? एंड द इकोनॉमी विल प्रोड्यूस द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट OY। इकोनॉमी कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, राइट? जो कि कितना है? OY। OY इज ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट, और हमारी डिमांड ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो एडी का ग्राफ है उससे भी ऊपर हमारी डिमांड जा रही है। कहने का मतलब इट इज AD1, राइट? सो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट मिलते हैं। अब ये पॉइंट क्या है हम समझेंगे। ये पॉइंट है G और E पॉइंट भी मिले, राइट? और क्योंकि हमारी डिमांड AD1 पे इंटरसेक्ट हो रही है, हमको एक नया पॉइंट भी मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज व्हाट आई कैन से E पॉइंट। और उस टाइम पे हमारा आउटपुट और इनकम OM तक हो जाएगी। ओरिजिनल हमारी इनकम और आउटपुट OY था, पर अभी कितनी हो जाएगी? OM तक। और OM तक हो जाएगी तो यहाँ पे जो पुराने पॉइंट था, दैट इज द फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके और नए पॉइंट के बीच में एक गैप जनरेट होता है, राइट? और वही गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, राइट? नाउ विल अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या समझाने की कोशिश कर रहा है हमको, राइट? Until the point y, अगर हम y के पॉइंट तक देखें तो इंक्रीज इन नॉमिनल इनकम एंड आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग विद इंक्रीज इन रियल इनकम एंड आउटपुट। ना ये नॉमिनल इनकम क्या होता है मैंने आपको समझाया था। नॉमिनल यानी पैसे के तौर में अगर हम इनकम बोले तो उसको नॉमिनल इनकम बोलते हैं। और रियल इनकम क्या होता है? रियल इनकम एंड आउटपुट, जो कि रियल प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में। सो अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने जैसे आपको समझाया था पहले भी कि फॉर एग्जांपल अगर आप 20,000 कोकोनट प्रोड्यूस करते हो और लेट्स से एक कोकोनट का प्राइस है 10 रुपीज, तो आपकी इनकम हुई 2 लाख, बराबर है? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। सो 20,000 कोकोनट्स, 10 रुपए का भाव एंड 2 लाख की इनकम। यानी 20,000 में कोकोनट बोलूं या 2 लाख की इनकम बोलूं, इज द सेम थिंग, बराबर है? या तो मैंने 20,000 कोकोनट प्रोड्यूस किया या तो मैं 2 लाख की इनकम प्रोड्यूस की। सो दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू कॉल आउटपुट एंड इनकम। अब ये रियल है, राइट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये रियल है। ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आ रहा है, राइट? तो दिस इज योर आउटपुट and this is your income. Now consider this. We are producing 20,000 coconuts on a full employment equilibrium. मुझे ये बताओ कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट, तो क्या मेरे पास कैपेसिटी है कोई आगे प्रोडक्शन करने की? टेल मी दिस फर्स्ट। डू यू थिंक can I produce more than this in any case? Yes? See, I am already at a full employment level of equilibrium at OY, right? OY पे मैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। क्या मेरी कोई कैपेसिटी होगी प्रोडक्शन करने की? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सीधा सा मुझे आंसर चाहिए। एनीवन, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? यस, कैन यू हियर माय वॉइस?
हेलो, खुशी, संयमी, तमन्ना, Yes, sir. हर्षद. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आई एम आस्किंग इट, आर यू देयर? मुझे यही पूछना है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर क्या मेरी क्या कैपेसिटी है कोई प्रोडक्शन करने की? माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आई वांट अ सिंपल आंसर टू दैट. नो वन? दृष्टि, आयुषी, आस्था, no one is speaking at all, I don't know. Yes, sir. So you want to say that I can produce more, Khushi? Yes, sir. No, I cannot. See, I am already at a full employment level of equilibrium. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब ही है कि सभी रिसोर्सेज मेरे एम्प्लॉयड हैं, राइट? यानी ये जो आउटपुट जो मैं कर रहा हूँ 20,000 कोकोनट का, वो इज द मैक्सिमम आउटपुट. आई कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन 20,000 आउटपुट ऑफ कोकोनट. इफ आई स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर, it means I need to employ more people. So why I can go for the get more people? मुझे ज्यादा लोग मिलेंगे कहाँ से? Because मेरी इकोनॉमी तो ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है. सो क्या बोल रहे वो लोग कि y पॉइंट तक जितना भी इंक्रीज हो रहा है वो रियल आउटपुट है. उसके बाद जितना भी इंक्रीज होगा ना, वो रियल आउटपुट नहीं होगा, वो नॉमिनल आउटपुट है, नॉमिनल इनकम होगा. क्यों नॉमिनल होगा? क्योंकि 20 कोकोनट तो 20,000 ही बनने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं बनने वाले, आप भूल जाओ, राइट? यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन कोकोनट ऑफ 20,000 बिकॉज यू आर ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन देन? आपकी इनकम बढ़ेगी, मे बी इनकम मे बी 20,000 से बढ़ के 3 लाख हो जाए, 2 लाख से बढ़ के 3 लाख हो जाए. पर ये कैसे होगी? बिकॉज देयर विल बी सम रेज इन द प्राइजेस इन हियर. ये समझ में आ रहा है सबको? प्राइस रेज होने से ही हो सकेगा. एंड दैट्स व्हाई अंटिल पॉइंट वाई इंक्रीज इन द नॉमिनल इनकम एंड आउटपुट कॉस्ट पर इंक्रीज इन रियल इनकम, यानी यहाँ पे नॉमिनल और रियल सेम है. पर वाई के बाद अगर आप देखोगे तो नॉमिनल और रियल दोनों चेंज हो जाएगा. Let me go through this. Beyond the point why the increase in nominal income and output do not correspond to any change in the real income. कहने का मतलब अभी जो इनकम बढ़ेगी वो नॉमिनल बढ़ेगी, रियल में कोई चेंज नहीं आने वाला. क्यों? बिकॉज you were already at full employment level at OY, right? OY लेवल पे आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे थे, और यानी आप जो इनकम प्रोड्यूस कर रहे थे that was a maximum income and that was a maximum output. Now you can raise your income, but that is not a real income, क्योंकि it results into just a price rise. आपके सिर्फ प्राइस बढ़ने से आपकी इनकम बढ़ रही है, ना कि उत्पादन बढ़ने से इनकम बढ़ रही है. कहने का मतलब this is because the real income and output cannot increase beyond the full employment level, right? As all resources are already fully employed, सभी रिसोर्स फुली एम्प्लॉयड हैं, राइट? तो आप उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते. क्लियर? The increase in the nominal income and the output are merely due to increase in the price level. और ये क्यों हो रहा है? जैसे मैंने बोला कि 20,000 के जो आपके कोकोनट है वो 10 रुपए के भाव के, यानी आपकी इनकम कितनी थी? 2 लाख थी. यहाँ पे ऐसे समझ लो कि 2 लाख की इनकम और 20,000 का आउटपुट, बोथ आर द सेम थिंग. बट नाउ 20,000 का आउटपुट तो रहेगा ही रहेगा, वो रियल है, पर इनकम कैन इंक्रीज टू 3 लाख. How? Because of excess demand, the prices have risen to 15. ये समझ में आ रहा है सबको? दृष्टि, Yes, sir. क्लियर हो रहा है? See, this is what excess demand के repercussions, यही तो सबसे बड़ा repercussions है excess demand का, कि excess demand होने से रियल आउटपुट में या रियल इनकम में कोई फर्क नहीं आता. जो फर्क आता है वो नॉमिनल इनकम में फर्क आता है. Now suppose that the aggregate demand for a level of output is GY. Now look at the point of G now, right? जो अभी तक मैंने कंसीडर नहीं किया था, अभी G को कंसीडर करो. It is greater than the full employment level, right? वो ज्यादा है, right? आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनकम पैरिटी जो थी OY या FI, हम जो भी बोल ले,
उससे तो ये GY ज्यादा है. This level of aggregate demand corresponds to point G on the aggregate demand curve AD, right? AD1 exactly, not AD, AD1 आएगा. The situation, ये situation ही excess demand की है. कहने का मतलब है हमारा full employment, right? और उसपे सप्लाई तो बराबर है, एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ तो बराबर जा रहा है, पर उससे ऊपर क्या जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड. तो ये जो एफ पे होना चाहिए था उसकी जगह पे वो जी पे हो गया है. वही है इन्फ्लेशनरी गैप, वही एक्सेस डिमांड. द रिजल्टिंग इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएटेड ड्यू टू एक्सेस डिमांड, एंड वो कितना है, एफ जी जितना, राइट? ये एफ और जी का जो गैप देख रहे हो उतना है. The inflationary gap is the amount by which the actual aggregate demand exceeds the level of aggregate demand required to establish full employment level. कितना aggregate demand चाहिए था full employment level के लिए? F तक. पर है कितना? G तक. तो ये जो गैप आया ना F और G के बीच में, FG, वही आपका inflationary gap है. समझ में आ रहा है ये inflationary gap सबको? Yes, sir. Okay. Now क्या होगा? What will be the effects of excess demand? Excess demand से होगा क्या? Number one, it causes a continuous and persistent rise in the price. एक तो प्राइस बढ़ते जाएंगे, continuous और persistent, right? दोनों. Point number two, the producers get abnormal profit margin. क्यों? क्योंकि डेफिनेटली आपके अगर भाव बढ़ जाएंगे मार्केट में, जैसे मैंने बोला प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, तो प्रॉफिट मार्जिन भी कैसा होगा, एबनॉर्मल, राइट? प्राइस राइज कंटिन्यूस और पर्सिस्टेंट होता जाएगा, क्योंकि एक बार बढ़ेगा प्राइस तो क्या होगा, पब्लिक, when the price rise, what the public will think? Public start investing in something, right? अगर आपको आज वैसे जमीन दिख रही है तो जमीन में प्राइस का बढ़ने वाले हैं, then you are going to again want more of that land or more of the gold or more of all the commodity जिसका आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ेगा. और when you buy more, it means excess demand is more excess now, right? और यही वजह से जो भी प्रोडक्शन करेगा, जो काम करेगा प्रोड्यूसर्स, उनको एबनॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, उनको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलता जाएगा. द कंज्यूमर्स आर द लूजर्स. अगर आप खरीदने जाओगे तो आपके पैसे की कीमत कम होती जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि परचेसिंग पावर गिर रहा है विद द राइज इन प्राइसेस. भाव बढ़ने से परचेसिंग पावर इज गोइंग डाउन, राइट? सो कंज्यूमर्स आर द लूजर्स. दिस रिजल्ट्स इन द वेज प्राइस स्पाइरल. मैंने समझाया था वेज प्राइस स्पाइरल यानी क्या होता है, कि एक बार प्राइस राइज हो जाता है मार्केट में चीजों का, तो जो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर टू यूनिट्स, एक प्रोडक्शन यूनिट है और एक हाउस होल्ड यूनिट, ऐसे समझ लो, फॉर्म यूनिट है और एक हाउस होल्ड यूनिट है. तो फॉर्म यूनिट में भी एम्प्लॉयज तो काम करेंगे, राइट? और हाउस होल्ड यूनिट्स में लोग क्या करें, कंज्यूमर्स होंगे ज्यादातर, तो कंज्यूम करेंगे. और हमको पता है कि ये फॉर्म यूनिट और हाउस होल्ड यूनिट दोनों कि हमने लाइन बना के रखी है, पर दोनों है तो एक ही चीज, राइट? एक ही इकोनॉमी के पार्ट है, राइट? तो बेसिकली जो लोग एम्प्लॉय करके फॉर्म में जो काम कर रहे हैं, उनको घर में खर्चा भी तो देना है ना. तो द राइज इन प्राइस का मतलब क्या है, भाव बढ़ने से मतलब क्या होता है कि आपके रियल वेजेस फॉल हो रहे हैं, यानी यू आर नॉट गेटिंग द रियल वेजेस. आप कमा तो रहे हो पर वो वेजेस का कोई मतलब नहीं है, राइट? यानी वो बोल रहे वेज फॉल नहीं हो रहे पर रियल वेजेस फॉल हो रहे हैं. यानी पहले आप क्या करते थे, अगर आप सपोज समझ लो 25,000 कमाते थे पहले, तो 25,000 से आप जैसे घर में 25 चीज ला सकते थे, 25 डिफरेंट थिंग्स ला सकते थे. अभी आप 30,000 कमाओगे ना, तो भी आप 25 या 24 या 22 चीज ही ला पाओगे, ज्यादा नहीं ला पाओगे. क्यों? बिकॉज वो 30,000 की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि मार्केट में चीजों के भाव बढ़ गए. देन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट यू आर बाइंग इज लेस, वो कम होती जा रही है. सो राइज इन द प्राइस इंप्लाइज, भाव बढ़ने का मतलब होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, उनके रियल वेज फॉल हो रहे हैं. उनकी इनकम बढ़ी है, नॉमिनल इनकम बढ़ी है, पर रियल इनकम नहीं बढ़ी है, क्योंकि मार्केट में भाव उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं. जिस हिसाब से आपका पगार बढ़ रहा है उससे ज्यादा आपके भाव बढ़ रहे हैं मार्केट. तो क्या होगा? सो द यूनियन विल डिमांड फॉर द हायर वेजेस.
यूनियन आगे डिमांड करेंगे वेजेस के लिए, और ये वेजेस डिमांड करेंगे, सो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जैसे वेज बढ़ेगा, अगर मजदूरों को मजदूरी बढ़ेगी ऐसे समझ लो, तो डेफिनेटली ये सब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पे जाएगा, प्रोडक्ट्स पे। तो प्रोडक्ट पे जाने से क्या होगा, अगेन इट विल रेज इन द प्राइस, राइट, प्राइस और बढ़ेगा। फिफ्थ, it will lead to the increase in employment if there is any unemployment in the economy, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो देखो, एक्चुअली हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, तो यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखा है नीचे, जनरली देयर इज नो चेंज इन अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज सिस्टम इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट, तो ऐसा होगा नहीं। पर अगर हो, कोई भी एक दोकर कोई भी लोग अगर अनएम्प्लॉयड हो, तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट पे आ जाएंगे वापस, क्योंकि काम करना ही पड़ेगा, अगर काम नहीं करोगे तो आप मर जाओगे, फूड भी महंगा है, सब कुछ महंगा है, so if you don't work you die. So if there is a full employment in the economy, production cannot be increased, right? But if the resources are not fully employed, then there will be full employment and production will increase. वैसे तो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा, पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट है या फुल एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा भी लेस है तो हो सकेगा ये। इट लीड्स टू प्रोस्पेरिटी और बूम कंडीशंस इन द ट्रेड साइकिल ऑफ एन इकोनॉमी, इससे प्रोस्पेरिटी या बूम साइकिल आती है, राइट। कहने का मतलब महंगाई बढ़ती है, एवरीथिंग गोज ऑन राइज रेज रेज रेज, समझ में आ रहा है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस। Yes, sir. हर्षिल, देवांशु, तमन्ना, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Move on. A deficient demand and deflationary gap. उससे एकदम विपरीत सिचुएशन है deficient demand. So if the aggregate demand is for the level of output that is less than full employment level, यानी अगर हम full employment level से कम मात्रा में अगर डिमांड करते कोई भी चीज की, the situation of deficient demand exists, right? And deficient demand deflationary gap को लाता है, right? जैसे excess demand inflationary gap को लाता है, वैसे deficient demand deflationary gap को लाता है। Now इससे होगा क्या, which causes the income, output and employment to decline, ये तीन चीज यहाँ पे डिक्लाइन होगी। वहां पे देखो, यहाँ वहां पे देखो, इनकम ही सिर्फ बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ नहीं रहा था। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, आउटपुट, रियल आउटपुट में कोई फर्क नहीं आ रहा था, पर डिफ्लेशनरी गैप आने से, डेफिसिट डिमांड आने से आउटपुट भी गिरेगा और एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी। ये दो चीज जो है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट, वो सिर्फ डेफिशिएंट डिमांड में गिर रही है, पर वो एक्सेस डिमांड में बढ़ नहीं रही थी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेस डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही था, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कोई सवाल था ही नहीं उस टाइम पे, राइट। पर यहाँ पे डिफ्लेशनरी गैप में ये आउटपुट एम्प्लॉयमेंट गिरेगी जरूर, ये याद रखना। सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफ्लेशनरी गैप एंड इट्स मेजरमेंट, राइट। डिफ्लेशनरी गैप को भी उसी डायग्राम की तरह, वैसे एक फिगर की तरह हम समझा सकते हैं, राइट। सेम मैंने एक्सिस पे आउटपुट इनकम ली है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड लिया है, राइट। हमको पता है ये डिमांड को 45 डिग्री पे है। यहाँ पे एक चीज याद रखो कि ऑलरेडी हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे थे, राइट, दैट इज AD इज इक्वल टू C+I पे ही थे, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था, राइट। और यहाँ से हम गिर रहे हैं AD1 पे, नीचे जा रहे, वहां पे ऊपर जा रहे थे, यहाँ पे ये पूरा डिमांड का जो कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है AD1, और उसमें भी चेंज इन इन्वेस्टमेंट ही हम मानते कि वही मेन पहलू है कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से ही एग्रीगेट डिमांड पूरा डाउन जा रहा है। सो वी नो दैट AD and AD1 टू पैरेलल ग्राफ है, राइट, ओनली डिफरिंग बाय द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज OY लेवल, राइट, वो ज्यादा है, राइट, ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, और ये यहाँ पे है। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट गिरा, दैट इज डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इन्वेस्टमेंट गिरने की वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड गिर रहा है, और एग्रीगेट डिमांड गिरने की वजह से आपका न्यू पॉइंट इक्विलिब्रियम का आ रहा है, वो OM लेवल ऑफ इनकम पे आ रहा है, विच इज क्वाइट लेस देन द ओरिजिनल OY लेवल ऑफ इनकम, राइट।
जो काफी कम है, और इसी वजह से आपको गैप दिख रहा है, राइट, कि ओरिजिनल कितना होना चाहिए था और कितना है, राइट, एफ और जी का बीच में गैप दिख रहा है. नाउ दिस गैप इज व्हाट वी कॉल डिफ्लेशनरी गैप. वही गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप मानते हैं. ये डायग्राम क्लियर हो रहा है सबको पहले? यस, Yes, sir. फाइन. Let's move now. So for the economy to be at a full employment equilibrium, the aggregate demand should be for the level of output, जो full employment level output होना चाहिए, that is OY, right? हम मानते हैं, पर क्योंकि aggregate demand गिर चुकी है, right, ये लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है. इसका मतलब F5 लेवल तक का डिमांड होना चाहिए हमारा, right? Now the economy will then be in the full employment equilibrium, that's corresponding to point F, पर ये हो नहीं पा रहा है. सपोज ऐसा मान लो कि एग्रीगेट डिमांड इज फॉर द लेवल ऑफ जी वाई. अभी हमारी एग्रीगेट डिमांड एफ आई होनी चाहिए, पर है कितनी? जी वाई, राइट, विच इज लेस देन एफ आई. तो क्या होगा? देन एग्रीगेट डिमांड इज फॉर द लेवल ऑफ आउटपुट विच इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट. और इसके होगा क्या? दिस लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट जी ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1. ये जी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? AD1 पे. पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट प्रॉपर नहीं है. क्यों? क्योंकि हमको पता है AD इक्वल टू AS होना चाहिए, पर इससे गैप तो क्रिएट हो गया. वो ये गैप कितना है? वही गैप डिफ्लेशनरी गैप है. दिस इज इन अ सिचुएशन ऑफ अ डेफिशिएंट डिमांड. यही डेफिशिएंट डिमांड है और इसी को डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं. इसी से डिफ्लेशनरी गैप राइज होता है. द रिजल्टिंग डिफ्लेशनरी गैप क्रिएटेड ड्यू टू द डेफिशिएंट डिमांड व्हिच इज इक्वल टू FG, जो FG जितना है. द डिफ्लेशनरी गैप विल सेट इन मोशन द फोर्सेस, जो आपको डिफ्लेशनरी गैप से ही डिफ्लेशन आने की शुरुआत होगी, राइट. और हम देख सकते हैं कि ये जी पॉइंट पे अगर आपका एक बार डिफ्लेशन आ गया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट टाइम पीरियड में? अगर सस्ताई आ गई, यानी कि मार्केट में डिमांड की कमी हो गई, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड इन द मार्केट्स, एंड इफ द गुड्स आर लाइंग अनसोल्ड इन द मार्केट्स, what is going to happen then? The producer, the factory units, the firm units will not produce more. It means it will pile up the inventory. If the inventory will be piled up, inventory अगर बढ़ती ही जाएगी, piled up होती जाएगी, what is going to happen? The people are not going to get employment, right? Because factory चाहेगा कि पहले वो inventory को clear करे, बाद में लोगों को नई रोजगारी दे, नया उत्पादन करे. तो उत्पादन नहीं होगा, ना रोजगारी होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सो एवरीथिंग विल फॉल. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी लोगों को, तो लोगों को इनकम कहाँ से आएगी? और लोगों की अगर इनकम नहीं आएगी, तो अगेन डिमांड वापस कम हो जाएगी. सो दिस इज द एंटायर उल्टे फोर्सेस काम करने चालू कर देंगे. नाउ द डिफ्लेशनरी गैप विल सेट इन मोशन द फोर्सेस जो डिफ्लेशन लाएगा, राइट, ये हमको पता है. एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड GY which is less than the level of output OY, ये आपको देगा नई तरह की सिचुएशन, जहां पे आपका ये जो OY होना चाहिए था, पर वो गैप की वजह से आपका वो EM पे आकर अटकेगा. दैट मींस योर न्यू लेवल इनकम विल बी OM एंड नॉट OY. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है द फर्म्स विल एक्सपीरियंस एन अनप्लान्ड बिल्डअप ऑफ इन्वेंटरीज, राइट, ऑफ अनसोल्ड गुड्स. दे विल रिस्पॉन्ड बाय रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट, कटिंग बैक द प्रोडक्शन. ये सब कम होता जाएगा. दिस विल रिड्यूस द इकोनॉमीज आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जब तक नया इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे रीच ना हो सके, तब तक ये करता रहेगा. यानी ये गैप आएगा, और गैप आने से ही ये डिमांड पूरी बैकड्रॉप में नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. दिस इज एन इक्विलिब्रियम बिकॉज द एग्रीगेट डिमांड EM इज इक्वल टू OM, राइट. 45 डिग्री लाइन पे वो मैच हो रहे दोनों, राइट. इट विल बी नोटेड इन हियर, याद रखिए एक चीज, कि दैट पॉइंट E इज एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ये जो आपका ये F जो पॉइंट है वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, पर E पे भी इक्विलिब्रियम तो आ रहा है, पर ये इक्विलिब्रियम अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल का है. The equilibrium levels of output, income and employment corresponding to point E are less than full employment level, जो full employment से काफी कम है, right, जो होना चाहिए था, right, point F पे. Thus the deficient demand causes deflationary gap, और वही
इकोनॉमी को पुश कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की तरफ, राइट। यहाँ पे तीन चीज बदलेगी, वहां पे तो सिर्फ एक ही चीज बदल रही थी, सिर्फ इनकम लोगों की बढ़ रही थी और वो भी नॉमिनल इनकम बढ़ रही थी। यहाँ पे तीन चीज डाउन जा रही है, इनकम भी डाउन जा रहा है, आउटपुट भी डाउन जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट भी डाउन जा रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इनकम की वजह से ही लोगों का एम्प्लॉयमेंट डाउन जा रहा है और एम्प्लॉयमेंट डाउन जाने की वजह से ही लोगों का आउटपुट भी डाउन जा रहा है, राइट। तो तीन चीज को धकेल के नीचे जा रहा है। सो दैट इज व्हाई इकोनॉमिस्ट से दैट डिफ्लेशन इज मोर डेंजरस देन इन्फ्लेशन, राइट। डिफ्लेशन इसीलिए ज्यादा डेंजरस है इन्फ्लेशन से भी। इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, इससे इफेक्ट्स क्या है? नंबर 1, देयर इज अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। मार्केट में हर एक चीज के भाव गिरेंगे, जनरल प्राइस लेवल यानी सभी चीजों के भाव गिरना चालू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, द प्रोड्यूसर्स इनकम लॉसेस और द प्रॉफिट्स आर नील। क्यों? क्योंकि उनको डिस्काउंट पे या सस्ते भाव पे या भाव टू भाव भी मार्केट में माल बेच देना पड़ेगा। देयर इज अ फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज देयर आर अनसोल्ड स्टॉक्स ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन गिरेगा क्योंकि अभी भी अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स होंगे, राइट। जब तक वो बिकेगा नहीं तब तक नया प्रोडक्शन होगा नहीं। पॉइंट नंबर 3, कंज्यूमर्स आर गेनर्स। क्यों? क्योंकि उनको तो मजा आएगी, प्राइस गिर रहे हैं, राइट, द प्राइसेस हैव गॉन डाउन। पॉइंट नंबर 4, फॉल इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम भी गिरेगी, राइट। क्यों? क्योंकि लोग कमा ही नहीं रहे, प्रोड्यूसर्स कमा ही नहीं रहे हैं, कम भाव में बेच रहे हैं, तो इनकम तो गिरेगी ना, और नया आउटपुट तो बन नहीं रहा है मार्केट में। पॉइंट नंबर 5, now this fall in the level of employment which leads to the strikes and lockouts, very very important। इससे बहुत भयानक स्थिति क्रिएट हो जाएगी इकोनॉमी में, क्योंकि मार्केट में डिमांड गिरी, डिमांड गिरने की वजह से चीजों के प्राइस गिरे, प्राइस गिरने की वजह से एम्प्लॉयमेंट गिरी, और एम्प्लॉयमेंट से ही ये स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट चालू होंगे। समझ में आ रहा है? स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट अगर बढ़ेंगे तो आउटपुट और गिरेगा नीचे। इफ देयर इज ओलिगोपोली, अगर ऐसी मार्केट ओलिगोपोली जैसे अर्जेंटीना है, राइट, ओलिगोपोली मार्केट है जहां पे प्राइस और कमोडिटीज को एक लेवल पे ही रखा जाता है, राइट। सो द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज विल रिमेन द सेम बट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्लाइन, क्योंकि डेफिनेटली प्राइस वो लोग नहीं गिराएंगे पर प्रोडक्शन तो गिरेगा ही गिरेगा, बिकॉज उनको परवड़ेगा नहीं प्रोडक्शन करना, राइट। जब तक माल बिक ही नहीं रहा है, हाउ दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस मोर? एंड द लास्ट, it will lead to the recession and depression in the trade sector of the economy. ये मंदी का माहौल आ जाएगा, राइट। किसी के पास धंधा रोजगार नहीं होगा, definitely everything will contract, economy will shrink, right। आप बोल सकते हो कि सर्कुलर फ्लो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? यस, Yes, sir. okay, that's it for today. Tomorrow we'll see about the differences very quickly, and then afterwards we'll see the measures to correct the deficient demand and excess demand, राइट। यहाँ पे 2 टॉपिक में ही, यानी दो टर्म्स में ही मैं क्लियर कर दूंगा, ये चैप्टर कल तक क्लोज हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. एनी डाउट्स टू एनीवन? प्लीज आस्क।